हाय। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। और वहाँ हमने पढ़ा था कि रेशियो इज़ अ टूल जिससे हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को जिनका नेचर सेम होता है। किसके हेल्प से? डिवीज़न के हेल्प से। यानी हमने बात किया था कि दो क्वांटिटी ए और बी के बीच का जो फ्रैक्शन है ए बाई बी, इसी ए बाई बी को हम कहते हैं ए रेशियो बी। आई होप वो वीडियो आपने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रोपोर्शन का वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ रेशियो का वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ जब अब एक रेशियो एक फ्रैक्शन ए बाई बी बनता है ए रेशियो बी। ना अगर हमारे पास दो रेशियो हैं ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, और अगर ए रेशियो बी जिसको मैं लिख सकता हूं ए बाई बी और सी रेशियो डी जिसको मैं लिख सकता हूं सी रेशियो डी आपस में इक्वल है, तो ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम को हम प्रपोर्शन कहते हैं। यानी इसी को हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। यानी प्रपोर्शन होता क्या है? तो दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। यानी प्रपोर्शन का डेफिनेशन हम कह सकते हैं इक्वालिटी of two ratios, equality of two ratios is known as proportion। proportion होता क्या है? तो दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं, यानी a बाई बी जब c बाई डी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d। ठीक है? ठीक है, समझे बच्चे? चलिए, अब जब a रेशियो b c रेशियो d के इक्वल है तो उसको हम प्रपोर्शन कह रहे हैं। तो इस a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d में जो b और c है, ये और a और d, नाउ a और d जो है ये आपके एंड पे है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स जो एंड पे है। और b और c जो है वो मिडिल में है, तो इसको हम बोलेंगे मीन टर्म। अच्छा, इस a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d को हम लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। राइट? अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको प्रपोर्शन कहते हैं। तो इस प्रपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी का मतलब है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। और अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी आपका इक्वल होगा बी सी के। नाउ ए और डी जो कि एक्सट्रीम टर्म थे, तो मैं ए डी को लिख सकता हूं क्या? ए डी को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और BC को मैं लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये मीन टर्म थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि B और C मीन टर्म्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन। और तुम देखो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल है? सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रपोर्शन। यानी अगर हमारे पास चार टर्म दिए हो तो उसके एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि चारों टर्म प्रपोर्शन में है। आई नो इतने कॉन्सेप्ट में मैंने आपको नोट करने का मौका नहीं दिया है। आपको जो भी सही लगे वीडियो पॉज करो और उसको नोट कर लो। तब तक मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। दो रेशियो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी जब आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बाई बी इक्वल होगा किसके? सी बाय डी के, तो उस केस में इसी सिस्टम को हम प्रपोर्शन कहते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। नाउ तो डेफिनेशन जो हुआ था प्रपोर्शन का वो हो गया था इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन। अगर आपको ये नोट करना है तो इसको यहीं पे पॉज करके आप नोट कर लो। फिर हमने बोला कि ठीक है, अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी के, तो उस केस में ए और डी जो एक्सट्रीम एंड पे हैं इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। बी और सी जो मिड में है इनको हम बोलेंगे मीन टर्म। नाउ आप गौर से देखो तो ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल था और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एंड दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ प्रपोर्शन। इसी को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रपोर्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया।
और आपने उसको नोट भी करा है। अच्छा देखो, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन पे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं और आपके आईसीआई ने भी आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस तो पूछे हैं। थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए और ये देखने के लिए एक्चुअली हमने इसको समझा है कि नहीं, चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4:6:8 इज। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फोर्थ वैल्यू क्या है आपको पता नहीं, तो हम बोल देते हैं कि फोर्थ वैल्यू मेरा डी है जी। तो मैं बोल सकता हूं कि 4, 6, 8 और फोर्थ वैल्यू डी है। अच्छा, तो उस केस में ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं और आपका 6 और 8 इसको मैं बोल सकता हूं मीन टर्म। और अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो ये कॉन्सेप्ट अगर इस पे तुम अप्लाई करोगे तो 4 इंटू डी शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 8। सो डी शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 12। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 12, जो कि आपका फोर्थ टर्म था और आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो भी क्वेश्चंस मैं बनवा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ आपको नोट करना हो सॉल्यूशन, वहाँ पे आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस नंबर्स के जगह पे कुछ वेरिएबल्स लगा रखा है, ए के टर्म में दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a cube c is 2a a cube c। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम x ले लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि 2, अगेन फिर वही बात, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। तो 2a इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू a क्यूब इंटू c। तो x इज इक्वल टू a क्यूब c बाय 2a। तो ये हो गया a स्क्वायर c बाय 2। देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर c बाय 2। और ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, तो a स्क्वायर c बाय 2 ऑप्शन नंबर डी है। राइट, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज। ठीक है, ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में नहीं है, फोर्थ टर्म जिसके लिए प्रपोर्शन में होगा। यानी सर 42 के जगह मैं क्या लिखूं कि ये किस में आ जाए, प्रपोर्शन में आ जाए। 42 के जगह मैं क्या लिखूं कि 14, 16, 35 और इसके बाद जो एक टर्म होगा वो चारों टर्म किस में हो, प्रपोर्शन में हो। तो उसको मैं x मान लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। 14, 16, 35 और ये है अपना x। नाउ अगेन 14 और x आपके एक्सट्रीम टर्म्स हैं, 16 और 35 आपके मीन टर्म। तो मैं कह सकता हूं कि 14 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 16 इंटू 35। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 14। 7 5 35, 7 2 14 और ये 2 इस 8 कर देगा और ये हो गया क्या 56। यानी नन ऑफ दीज मेरा आंसर है। 42 की जगह मैं अगर 56 लिख दूं तो ये चारों टर्म किस में हो जाएंगे, ये चारों टर्म हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बार बार सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है। मुझसे पहले वीडियो को पॉज करो और तुम इसको सॉल्व करो। वैसे मैं भी इसको सॉल्व करता हूं आपके साथ। तो अब टर्म को ले लेते हैं x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बोलेंगे a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a
माइनस बी। तो x शुड बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी इंटू बाय a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर x की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियरली नजर आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10/3 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 5/2 रेशियो 5/4। x की वैल्यू निकालनी है, अगेन आपका 10/3 और 5/4। आपका गिवन टर्म क्या है? आपका गिवन टर्म है 10/3 रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू 5/2 रेशियो 5/4। अब बेसिक सा क्वेश्चन है और हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म दैट इज 10/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय मीन टर्म x इंटू 5/2, यानी x 10/3 इंटू 5/4 इंटू 5/2 इज इक्वल टू x। ये अब कैंसिल हो सकता है कैसे? तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 5, और तो कुछ कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा। तो x का वैल्यू हो जा रहा है 25 5 ज़ा 125, 4/3 12, 125/12। ना हमने इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर किए जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अच्छा, जब रेशियो हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि जब हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए रेशियो बी, तो ए और बी जो है वो सेम टाइप का होगा, राइट। ए रेशियो बी में ए और बी सेम टाइप का होता है और सेम यूनिट में होता है, राइट। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जैसे ही ये रेशियो के फॉर्म में आता है तो ओवरऑल ये एक यूनिटलेस फिगर है। यूनिट है इसका, ए का अपना सेपरेट यूनिट है, बी का अपना सेपरेट यूनिट है, और दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों सेम टाइप में होंगे, तभी हम ए रेशियो बी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये ए रेशियो बी कैलकुलेट कर दिया तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि ए रेशियो बी जो रेशियो है एक फ्रैक्शन, ये जो रेशियो है ये एक फ्रैक्शन है जो कि यूनिटलेस है। यानी ओवरऑल जैसे ये रेशियो में आया ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। उसी तरह मान लो मेरे पास एक और रेशियो है सी रेशियो डी। अगेन सी और डी सेम टाइप का होना चाहिए, और अगर रेशियो में है तो सेम यूनिट का भी होना चाहिए। लेकिन कायदे से देखो तो रेशियो जैसे ही ये बना सी और डी के बीच में, तो फिर ये भी एक यूनिटलेस फिगर है। और अगर ये भी आपका यूनिटलेस फिगर है तो ओवरऑल दोनों अलग अलग यूनिटलेस फिगर है, प्योर नंबर्स है, राइट। और दोनों जब प्योर नंबर्स हैं तो फिर ये अगर एक पर्टिकुलर टाइप का है टाइप 1, और ये अगर एक पर्टिकुलर टाइप का है टाइप 2, एक मान लो आपका डिस्टेंस है, दूसरा आपका टाइम है, एक आपका वेट है, दूसरा आपका हाइट है, तो क्या ये दोनों सेम टाइप के हैं? ये दोनों सेम टाइप के हैं, बट ओवरऑल दोनों का टाइप अलग अलग है। ए और बी का एक टाइप है, सी और डी का एक टाइप है, तब क्या प्रोपोर्शन पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ जी। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर जैसे ही रेशियो में आया ये यूनिटलेस फिगर हो गया है, तो नंबर्स हैं, तो नंबर के बीच में तो इक्वालिटी हो ही सकती। तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सर चारों टर्म आपके सेम टाइप के हों और सेम यूनिट के हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि चारों टर्म आपके सेम टाइप के हों और सेम यूनिट के हों। बट हाँ, ए और बी अपने में सेम टाइप का होना चाहिए और सी और डी अपने में सेम टाइप का होना चाहिए। समझ में आया? यानी चारों टर्म आपके प्रोपोर्शन के सेम टाइप के हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूं। तो इन रेशियो A रेशियो B, A and B should be of same type, should be of same type। बिल्कुल सर, ये हमने पढ़ रखा है। उसी तरह C रेशियो D में इन रेशियो C रेशियो D, C and D should be ऑफ सेम टाइप। बिल्कुल सर, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। बट क्या चारों? नहीं सर, ऑल फोर नीड नॉट
टू बी ऑफ सेम टाइप। यानी कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि सर चारों टर्म आपके सेम टाइप के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में ए बाई बी ये अगर टाइप 1 है, सी बाई डी टाइप 2 है, फिर भी इन दोनों के बीच में इक्वालिटी संभव है। यानी बात हमने इतनी सी की कि ए और बी आपके सेम टाइप में हो और सेम यूनिट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, सी और डी सेम टाइप का हो सेम यूनिट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, ये वाला पार्ट को आप पॉज करके नोट कर लेना और उसके बाद फिर ये वाले पार्ट को भी आप पॉज करके नोट कर लेना। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर चारों टर्म सेम टाइप में ऐसा जरूरी नहीं है। रेशियो की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी कि पहला दो आपका ए और बी सेम टाइप का होना चाहिए, क्योंकि रेशियो ए और बी के बीच में है, साथ ही साथ रेशियो सी और डी के बीच में है। तो ये बात एक ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमने बोला कि सर चार टर्म आपस में दो दो रेशियो इक्वल हो तो प्रोपोर्शन है। सर व्हाट अबाउट थ्री टर्म? तो टॉपिक का नाम दो, प्रोपोर्शन बिटवीन थ्री टर्म्स। क्या संभव है सर? बिल्कुल संभव है। प्रोपोर्शन बिटवीन थ्री टर्म्स, तीन टर्म के बीच में अगर प्रोपोर्शन निकालने की बात आएगी तो ये बात कुछ ऐसी है, ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ भी प्रोपोर्शन है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। तो सर इसमें बी क्या हो गया? तो बी आपका है मीन टर्म जो मिडिल टर्म है। सर सी क्या हो गया? सी आपका वही एक्सट्रीम टर्म। यानी सर यहाँ भी क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर है? तो आंसर है हाँ जी। ये तो प्रोपोर्शन का बेसिक क्राइटेरिया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये वाला केस में भी प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है, और उस केस में हमको मिल जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जहाँ बी आपका मीन टर्म है और ए और सी आपके एक्सट्रीम टर्म्स हैं। इसको भी आप नोट कर लेना। नोट करने के लिए मैं रुक नहीं रहा हूँ, पॉज करो और नोट करते चले जाओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। लीजिए जी, आ गया क्वेश्चन हमारा। द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12, 18 इज। 12 और 18 के बीच का के बाद थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। यानी ये स्टोरी क्या है? तो 12 रेशियो 18 रेशियो एक्स। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल टू 18 रेशियो एक्स। यानी 12 बाई 18 इज इक्वल टू 18 बाई एक्स। तो 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12। कितना हो जाएगा सर? आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, फटाक से कैलकुलेटर चलाइए। और हमारा आंसर आ गया 27, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ 50 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 8 एंड x देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 50 आपका थर्ड प्रोपोर्शन है 8 और x के बीच का, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन है 50, तो 8 रेशियो x रेशियो 50, तीन टर्म है, इस तरह लिखेंगे। तो हम बोलेंगे 8 बाई एक्स इज, अच्छा थोड़ा सा एक टर्म में और लिख देता हूँ आपके लिए, 8 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 50। उसको मैं बोल सकता हूँ 8 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 50, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 50 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 50। यानी ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 50 आपका हो गया 400, और 400 का अंडर रूट हो गया 20 जी। यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई रेशियो, यहाँ पे ए ले लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स माइनस ए प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई रेशियो ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू
x माइनस वाई बाय ए। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। देयरफॉर हमको मिल गया थर्ड प्रोपोर्शन x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। इसको भी सर नोट करेंगे। देखो वैल्यू दे या फिर तुमको टर्म्स दे दे, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। थोड़ा सा पेशेंटली आप आराम से सॉल्व कीजिए, आपसे आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12,30। 12,30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है सर, और मीन प्रोपोर्शन निकालना है 9,25 का, और इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल देना है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन 12,30 का तो लिखते हैं 12:30। थर्ड प्रोपोर्शन है, रेशियो x कर लेते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12:30 प्रोपोर्शनल टू 30 रेशियो x। तो 12/30 इज इक्वल टू 30/x। यानी उस केस में ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 30 इंटू 30, विच इज, जिससे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। कितना आ जाएगा सर? 900 डिवाइडेड बाई 12, 75 आ गया x की वैल्यू। इसका आपको रेशियो निकालना है किसके साथ? मीन प्रोपोर्शन। किसका मीन प्रोपोर्शन? 9,25 का मीन प्रोपोर्शन। अच्छी बात है, तो हम बोलेंगे 9 रेशियो y रेशियो 25। देखो मीन प्रोपोर्शन आ गया y बीच में, तो 9 रेशियो y प्रोपोर्शनल टू y रेशियो 25। तो हम बोलेंगे 9 बाय y इज इक्वल टू y बाय 25। 9 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो गया? y स्क्वायर। y इज इक्वल टू हो गया √9 इंटू 25, जो कि हो जाएगा 15, राइट। तो 15 हो जाएगा, अच्छी बात है। तो देयरफॉर x रेशियो y क्या आ जाएगा? मेरा इन दोनों का रेशियो निकालना था। x है 75, y आया है 15, दैट इज 5:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया ना। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6 एंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 and 25। अगेन मेरा वीडियो पॉज करो, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है सर। तो आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मेरा वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से बनाइए, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि आप खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और नहीं सॉल्व होगा तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। थर्ड प्रोपोर्शन तो हम बोलेंगे 4 रेशियो 6 रेशियो x। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4 रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू 6 रेशियो x। तो इससे मुझे मिलेगा 4/6 इज इक्वल टू 6/x। तो इससे मुझे मिलेगा 4x इज इक्वल टू 36। इससे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ गया? 9 आ गया सर। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन यानी मिडिल टर्म 9 रेशियो y रेशियो 25। तो बोलूँगा 9/y इज इक्वल टू, सॉरी एक टर्म आपके लिए और मैं लिख देता हूँ, जस्ट आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आप समझ सकते हो कि इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 9/y इज इक्वल टू y/25। तो 9 इंटू 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू √9 इंटू 25। तो ये हो जाएगा 50। तो इससे मुझे मिला क्या? इससे मुझे मिल गया सर y इज इक्वल टू 15, और इसके बीच का रेशियो निकालना था। तो एक का थर्ड प्रोपोर्शन और एक का मीन प्रोपोर्शन, x रेशियो y, ये आ जाएगा आपका कितना? तो 9 रेशियो 15, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9/15 विच इज 3 रेशियो 5। आई होप आपको ये भी समझ में आया है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की। टॉपिक का नाम देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने ऑलरेडी देख भी रखे होंगे, बट एक बार सबको एक जगह पे हम लोग गो थ्रू हो लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। ओके, चलिए, पहला प्रॉपर्टी है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये रूल तो आपने ऑलरेडी देख रखा है, बट जस्ट एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है A रेशियो B, प्रोपोर्शनल है किसके, C रेशियो D के, तो इसको लिख सकते हैं A बाई बी किसके इक्वल होगा, C बाई D के। ये हमने ऑलरेडी देखा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो A इंटू डी किसके इक्वल होगा, B इंटू C के। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नथिंग बिग, सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो की स्टोरी क्या है, बड़ी ही सिंपल स्टोरी है कि मान लो हमारे पास एक प्रपोर्शन है, चार टर्म है जो प्रपोर्शन में है, A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, और हम लोगों ने इसको लिख सकते हैं A बाई बी इक्वल टू C बाई D। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो B बाई A किसके बराबर होगा, D बाई C के बराबर होगा। और फिर मैं कह सकता हूं कि B रेशियो A प्रोपोर्शनल टू D रेशियो C। क्योंकि दोनों रेशियो आपस में इन्वर्स हो गया, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। चलिए इसको नोट करेंगे। इन्वर्टेंडो के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या है, चलिए देखते हैं। फिर से हमारे पास एक प्रोपोर्शन है A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। ऑल्टरनेंडो वर्ड है ऑल्टर, जिसका मतलब होता है चेंज। यानी होगा क्या कि अगर A रेशियो B प्रोपोर्शनल है C रेशियो D के, तो हम बोलेंगे कि A बाई बी किसके इक्वल है, C बाई D के। और अगर A बाई बी C बाई D के इक्वल है तो मैं C को इधर लेके आ जाऊं तो A बाई C इक्वल हो जाएगा B बाई D के। तो उस केस में लिख सकते हैं A रेशियो C प्रोपोर्शनल टू B रेशियो D। क्योंकि मेरा रेशियो ही पूरा का पूरा चेंज हो गया है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, मैं उसके लिए रुक नहीं रहा हूँ। जस्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको हम बोलेंगे कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो की स्टोरी क्या है, तो कहता है कि अगर A रेशियो B प्रोपोर्शनल है C रेशियो D के, तो इसका मतलब A बाई बी किसके बराबर है, C बाई D के बराबर है। और A बाई डी अगर C बाई D के बराबर है, इक्वेशन में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दोनों साइड हम सेम टर्म को ऐड कर सकते हैं, तो मैं दोनों साइड यहाँ पे 1 ऐड कर दे रहा हूँ। तो A प्लस बी बाई बी शुड बी इक्वल टू C प्लस D बाई D के। यानी हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या मिली, हमें एक प्रॉपर्टी मिला क्या कि सर इफ A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, यानी A बाई बी इज इक्वल टू C बाई D। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि A प्लस बी बाई बी शुड बी इक्वल टू C प्लस D बाई D के। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पोनेंडो। नाउ कॉम्पोनेंडो के बाद आपका सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी के जैसा डिविडेंडो। तो डिविडेंडो क्या बोलता है, हमारे पास अगर चार टर्म है जो कि प्रोपोर्शन में है, यानी A रेशियो B प्रोपोर्शनल है किसके, C रेशियो D के, तो A बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, C बाई D के। यानी हम इस दोनों से -1 माइनस कर देंगे, तो उस केस में A माइनस बी एलसीएम लिया बाई बी इज इक्वल टू C माइनस D बाई D के। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिविडेंडो। यानी मिला क्या हमें, हमें मिला कि A रेशियो B अगर प्रोपोर्शनल है C रेशियो D के, तो A बाई बी इक्वल है C बाई D के, और इससे A माइनस बी बाई बी इक्वल है C माइनस D बाई D के। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिविडेंडो। तो डिविडेंडो कहता है A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, this means A by B is equal to C by D. This means A minus B by B is equal to C minus D by D के।
वहीं आपका कॉम्पोनेंडो क्या कहता है, कॉम्पोनेंडो कहता है कि इफ ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो ये था आपका कॉम्पोनेंडो, ये है आपका डिविडेंडो। और दोनों को अगर मैं मिला दूं, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे मिलता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि आपका है प्रॉपर्टी नंबर 6, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है साहब, ये कहता है कि इफ ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसमें हम अगर हम कॉम्पोनेंडो अप्लाई करें तो एक बार हम बोल सकते हैं ए प्लस बी, इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करूं तो ए प्लस बी बाई बी शुड बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी के, और अगर डिविडेंडो अप्लाई करूं तो ए माइनस बी बाई बी शुड बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी के। नाउ दिस इज कॉम्पोनेंडो, लेट्स कॉल इट फर्स्ट, दिस इज डिविडेंडो, लेट्स कॉल इट सेकेंड। और दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी बाई डी के। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा a प्लस बी बाई बी इंटू बी बाय ए माइनस बी सी प्लस डी बाई डी इंटू डी बाय सी माइनस डी के, डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और a प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोल रहा है सर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल रहा है कि ए रेशियो बी अगर प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी के, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी के, तो ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी के। इसको भी नोट करेंगे। इस पे ना एग्जाम में कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधी ये ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी उन्होंने दे रखा है और उन्होंने पूछ दिया है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो आपका ये वाला रिलेशन करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी आपको अगर ध्यान रहेगी तो फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी जिसको हम कहते हैं एडेंडो। वो कहता है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सर ये, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कहता है कि a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है, ये e बाई एफ के बराबर है, ये g बाई एच के बराबर है, ऑन सो ऑन, तो ये सब के सब इनके एडिशन के बराबर भी होंगे सर। b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है, c बाई डी e बाई एफ के इक्वल है, e बाई एफ g बाई एच के इक्वल है, तो ये सब के सब इनके एडिशन के भी बराबर होंगे। तो a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच के बराबर होंगे। ओके नाउ इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी इसका एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व तो कुछ करना नहीं है इसमें। मान लो 1/2 इक्वल है 5/10 के, होता है सर। ये इक्वल है 25/50 के। चलो भाई ऐड करके देखते हैं। 25 प्लस 20 तो ये किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस 5 प्लस 25 बाय 2 प्लस 10 प्लस 50 के। चलो सर ऐड करके देखते हैं सही में ऐसा होता है कि नहीं। 25 प्लस 5 50, सॉरी 25 प्लस 5, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31, और ये हो गया क्या, ये हो गया 62। बिल्कुल 31/62 1/2 के इक्वल है सर। और ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आपका 1/2 के इक्वल है, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडेंडो। यानी हम लोगों ने कौन कौन सा प्रॉपर्टी देखा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें बोला कि ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के इक्वल है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी बी सी के बराबर है। इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्टेंडो, जिसमें हम लोगों ने प्रोपोर्शन को इन्वर्ट कर दिया, रेशियो को इन्वर्ट कर दिया, प्रोपोर्शन में तभी रहा। ऑल्टरनेंडो रेशियो को चेंज करा, प्रोपोर्शन में तभी रहा। इन्वर्टेंडो ने बोला कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो बी बाय ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी रहेगा। ऑल्टरनेंडो ने बोला कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है,
तो A रेशियो C बराबर B रेशियो D रहेगा। कॉम्पोनेंटों ने बोला कि A रेशियो B बराबर C रेशियो D है, तो हम बोल सकते हैं A बाई बी बराबर C बाई डी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा सर क्या, A प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। राइट, यहाँ पे मैंने इसको एक ही जगह पे लिख रखा है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पोनेंडो। अगला प्रॉपर्टी है डिविडेंडो, जो कह रहा है कि A रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो A बाई बी सी बाई डी के इक्वल होगा, यानी A माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी के इक्वल होगा। इसको भी मैंने एक जगह लिख रखा है, दिस इज नोन एज डिविडेंडो, और दोनों को मैंने मिला दिया तो बना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और इसको उसके बाद हम लोगों ने बोला कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में कि A रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो A प्लस बी बाई A माइनस बी शुड बी इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी के। दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड लास्टली आपका आता है एडेंडो, जो कहता है कि A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू E बाई एफ इज इक्वल टू G बाई एच एंड सो ऑन है। तो ये सब के सब इक्वल होंगे किसके, तो A प्लस सी प्लस ई प्लस जी। न्यूमिनेटर को हमने एक साथ ऐड कर रखा है बाय बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। न्यूमिनेटर को हमने, डिनोमिनेटर को हमने एक साथ ऐड कर रखा है, और उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा, और बिल्कुल सर एग्जांपल ट्रू सेट हुआ, यानी ये हो गया आपका एडेंडो राइट। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टी को कवर करा। अब चलो कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन देखने के बाद चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन के ही बेसिस पे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। ठीक है, 15 लीटर में आपका 20% अल्कोहल है, और कह रहा है कि भैया बाकी जो है वो पानी है। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर भी मिक्सड, अगर हम इसमें 3 लीटर पानी और मिलाते हैं, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। न्यू मिक्सचर में क्या परसेंटेज है अल्कोहल का, आपको वो बताना है। ठीक है, अच्छा अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपका हो जाएगा 20% 15 लीटर का, यानी 20/100 इंटू 50, राइट, 2500 और ये 3, यानी 3 लीटर जो आपका है वो अल्कोहल है। तो टोटल मिक्सचर जो था वो 15 लीटर का था, तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर आपका हो जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12 लीटर ना। ठीक है, फिर कह रहा है इफ 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड, इसमें अगर 3 लीटर पानी हम और मिक्स करते हैं तो क्या होगा। 3 लीटर पानी हम मिक्स करेंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको लंबे फॉर्म में बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जरूरी नहीं कि इतना कुछ लिखना पड़े, मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आफ्टर 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, जैसे ही इसमें 3 लीटर पानी हम मिक्स करते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर आपका हो जाएगा, पहले से था जी 12 और इसमें 3 हमने ऐड कर दिया, यानी टोटल हो जाएगा 15 लीटर। ओके, अच्छा पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अच्छी बात है, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा नए मिक्सचर में, तो नए मिक्सचर में भी अल्कोहल का तो क्वांटिटी चेंज हुआ नहीं है, क्वांटिटी जो चेंज हुआ है वो वाटर का चेंज हुआ है। 3 लीटर हमने पानी मिलाया है, तो अल्कोहल पहले भी 3 लीटर था, अभी भी 3 लीटर है, लेकिन वाटर पहले जो 12 लीटर था अब हो गया है 15 लीटर, यानी टोटल मिक्सचर जो हमारा है वो आपका हो गया है 18 लीटर का जी। तो हम बोलेंगे कि टोटल मिक्सचर हो चुका है 18 लीटर का, क्योंकि 15 पहले था और 3 हमने मिला दिया, इनटू 100, 3 6 18 दैट इज 100/6। अच्छा, इसको डिवाइड अगर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 616 6 6 36 16 4/6%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 16 2/3%। मैंने इसको कैलकुलेटर पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करा और मैंने इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है। तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लो, फिर से देख लो। वैसे हमारा 20% अल्कोहल था 15 लीटर के मिक्सचर में, तो सबसे पहले हमने निकाल दिया अल्कोहल का अमाउंट क्या हो जाएगा, जो कि हमारा आ गया जी 3 लीटर। फिर बोला कि 3 लीटर अल्कोहल है 15 लीटर मिक्सचर में, तो 12 लीटर पानी होगा बाय डिफॉल्ट।
उसके बाद हमने क्या किया, 3 लीटर पानी और मिलाया, 3 लीटर पानी और मिलाया, तो टोटल वाटर हो गया 15 लीटर और टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर हो गया 18 लीटर। ये 18 कहाँ से आ रहा है, तो इसका 18 का कंडीशन यही है कि 15 पहले से था, 3 आपने और मिला दिया, तो टोटल हो गया 18 लीटर। और फिर हमने क्या करा, तो फिर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट कर दिया है, उसके बाद हमने परसेंटेज निकाल दिया, नोट करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया हो। कह रहा है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, 4 लीटर मिक्सचर को मैंने 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया, तो बोल रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, अच्छा 20 लीटर में अमाउंट ऑफ मिल्क और अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:3, यानी 5 पार्ट अगर मिल्क है तो 3 पार्ट आपका पानी है, वाटर है जी। तो इस केस में अमाउंट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5/5 + 3 टोटल 8 इंटू 20, यानी कितना, तो रफली 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 12.5 आपका मिल्क है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 लीटर मिक्सचर है, इसमें से 12.5 मैंने हटा दिया, तो हमारा वाटर आ गया 7.5। अच्छी बात है। अच्छा 4 लीटर जो मिक्सचर हम निकाल रहे हैं उसमें भी तो अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो यही रहना है, तो ये बात थी 420 लीटर की इन 4 लीटर मिक्सचर, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका अमाउंट ऑफ मिल्क तो वही हो जाएगा 5/5 + 3 इंटू 4, यानी 2.5। यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना है जी, अमाउंट ऑफ वाटर है 4 - 2.5 यानी 1.5। ठीक है, अच्छा तुम देखो 4 लीटर मिक्सचर को हमने 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया है, राइट। 4 लीटर को मिक्सचर को हमने 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया है, तो उसके बाद आफ्टर 4 लीटर mixture is replaced by 4 लीटर मिल्क। अगर 4 लीटर मिक्सचर को मैं 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस करता हूं तो उस केस में अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा। देखो जब मिक्सचर को हमने रिप्लेस किया ना 4 लीटर, तो पूरा का पूरा मिल्क नहीं निकला होगा, इसमें से 2.5 लीटर मिल्क निकला है और 1.5 लीटर आपका वाटर निकला है, क्योंकि 4 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हैं और मिक्सचर में हमारा जो रेशियो है वो है 5:3। तो हमने क्या बोला कि जब हम लोगों ने 4 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया होगा तो 2.5 लीटर मिल्क बाहर आ गया होगा और हमने 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो +4। तो जो इतना कुछ करने के बाद, ये मिक्सचर निकालने के बाद, वापस मिल्क डालने के बाद हमारा अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा, तो पहले था 12.5। हमने जब 4 लीटर मिक्सचर को निकाला तो हम लोगों ने 2.5 लीटर मिल्क निकाला, 1.5 लीटर वाटर निकाला, तो इससे हम 2.5 लीटर को माइनस कर देते हैं तो बचता है 10 और फिर 4 लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं तो होता है 14 लीटर। अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो जब हम लोगों ने मिक्स्ड वाटर था पहले 7.5 और इसमें से हम लोगों ने मिक्सचर निकाला तो 1.5 लीटर वाटर बाहर आ गया, यानी वाटर बच रहा है जी 6 लीटर, राइट। तो मिल्क बढ़ गया, वाटर कम हो गया, तो बोल रहा है वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क बाय वाटर का रेशियो होगा 14 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 7/3, दैट इज 7:3। ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो नोट कर, इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा है, फिर से मैं एक बार तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर से हम क्या कर रहे हैं, 4 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। जो मिक्सचर है हमारा उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 5:3। तो हम लोगों ने 5:3 में पहले मिल्क और वाटर कितना कितना है वो निकाला, फिर हमने बोला कि जो 4 लीटर मिक्सचर आपने बाहर निकाला है उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना है वो बता दो।
तो वो भी आ गया जी 2.5 लीटर और 1.5 लीटर। तो उसके बाद मैंने बोला कि 4 लीटर मिल्क डालने के बाद क्या होगा, तो इतने प्रोसेस के बाद 12.5 लीटर मिल्क था, उसमें से 4 लीटर मिक्सचर निकाला तो 2.5 लीटर मिल्क बाहर आया, और हम लोगों ने 4 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया, तो मैंने 4 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया और बोला कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो हो गई है 14 लीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि वाटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ जी, बस मिक्सचर निकाला है, तो 1.5 लीटर वाटर बाहर आ गया होगा। तो 1.5 लीटर बाहर आने की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर मेरा कितना है, तो अमाउंट ऑफ वाटर मेरा 6 लीटर है। ठीक है, उसके बाद मिल्क और वाटर का हमने रेशियो कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना एक कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, मैं उससे तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन है ना तो मिक्सचर एलिगेशन लगाना, आपके बुक में भी वैसे ही सॉल्व करा है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वांटिटी 1 का तुमको वैल्यू दे रखा है, क्वांटिटी 2 की वैल्यू दे रखी है, और तुम्हें एवरेज वैल्यू दे रखी है। तो उसको इस तरह से सजा लेंगे, क्वांटिटी 1 की वैल्यू, क्वांटिटी 2 की वैल्यू उसके सामने, और बीच में एवरेज वैल्यू। ये बात का ध्यान रखना कि ऑल थ्री वैल्यूज शुड बी ऑफ सेम टाइप, शुड बी ऑफ सेम टाइप। अगर हमको तीन क्वांटिटी दे रखा है, दो क्वांटिटी दे रखा है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, और दोनों से रिलेटेड वैल्यू दे रखी है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो हम लोगों ने, और एवरेज वैल्यू हमें दे रखा, एवरेज वैल्यू नहीं भी दिया है, ये चार बातें दे रखी हैं, उसको हमने लिख लिया। और बीच में हमने लिख लेना है किसको, बीच में हमने लिख लेना है एवरेज वैल्यू को। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक क्रॉस करते हैं, और क्या बोलते हैं, हम कहते हैं क्वांटिटी 1 बाय क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू। देखो जी, एवरेज वैल्यू बीच में है तो एक वैल्यू बड़ा होगा और एक वैल्यू छोटा होगा। मान लो वैल्यू 2 बड़ा है, तो हम बोलेंगे वैल्यू 2 माइनस एवरेज वैल्यू, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। अगर एवरेज वैल्यू बड़ा होता तो बोलते हैं एवरेज वैल्यू माइनस वैल्यू 2, क्योंकि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में से एक वैल्यू एवरेज वैल्यू से बड़ा होगा, एक वैल्यू एवरेज वैल्यू से छोटा होगा, तभी तो एवरेज वैल्यू बीच में आएगा। तो मैंने ऐसा कह दिया कि वैल्यू 2 बड़ा है, तो वैल्यू 2 माइनस एवरेज वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू माइनस वैल्यू 1। ठीक है, या फिर इसको तुम लिख सकते हो एवरेज वैल्यू माइनस वैल्यू 2 बाय वैल्यू 2 माइनस, सॉरी, बाय वैल्यू 1 माइनस एवरेज वैल्यू। फर्स्ट वाले केस में मैं ये मान के चल रहा हूं कि वैल्यू 2 बड़ा है वैल्यू 1 से, और सेकंड वाले केस में मान के चल रहा हूं कि वैल्यू 1 बड़ा है किससे, वैल्यू 2 से। तो जब वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो नेचुरली एवरेज वैल्यू 2 से बड़ा होगा। इस तरीके से अगर तुम इस क्वेश्चन को बनाओ तो तुम्हारा बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना, और फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, छोटा छोटा करता हूं तुम्हारे नोट करने के लिए, अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92, अ डीलर मिक्सेस, ये 5:3 तुम्हारा ऑप्शन है जो कि ऊपर आ गया है, उसको देख लेंगे अकॉर्डिंगली। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पे आ गया है 5:3, ठीक कर देंगे उसको बाद में। कह रहा है डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 कर केजी। दो अलग अलग तरह की टी है, और जो उसको मिक्सचर को सेल करता है तो 8.80 पर केजी पे सेल करता है। एक बात का यहाँ ध्यान देना कि पहले दो टी का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और फाइनल मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर दो का कॉस्ट प्राइस है तो तीसरे का भी मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। और बोल रहा है प्रॉफिट अर्न कर रहा है 17.5% किस पे, सेल पे। अच्छा जी, सेल पे 17.5% अर्न कर रहा है तो बड़ा आसान है। क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया कॉस्ट हमको नहीं पता, ठीक है,
इसमें प्रॉफिट ऐड किया और मिला सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है जी? सेल वैल्यू है अपना 8.80, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है? 17.5%। एक बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको समझाता हूँ। ट्रिक क्या है? बेसिक मैथ से समझना कि सेल वैल्यू पे अगर तुमको प्रॉफिट दे रहा है तो सेल को मान लो 100%। सेल वैल्यू को अगर सेल वैल्यू पे अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, सेल वैल्यू पे अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है तो सेल को मान लो 100%, तो प्रॉफिट हो गया 17.5%। सेल वैल्यू का 17.5, 100 का 17.5, तो 100 में से अगर 17.5 जो आपका प्रॉफिट है उसको मैं रिमूव कर दूं तो आपको कॉस्ट आ जाएगा। और कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है आपका 82.5%, ठीक है। बोलो ना, कॉस्ट है आपका 82.5%। तो उस केस में तो सिंपल है, 100 का 17.5% मैं कैलकुलेट करूं तो 100 इंटू 17.5%, ये हो गया, सॉरी 8.80 का मैं 17.5% कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 1.54। तो उस केस में माइनस मैंने कर दिया तो ये आ गया 7.26, ठीक है जी। तो तुम देखो क्वांटिटी वन, T1 की और T2 का रेशियो मुझे नहीं पता क्वांटिटी का, लेकिन एवरेज जो तुम्हारा कॉस्ट है वो आ गया 7.26। T1 का कॉस्ट है 6.92 और T2 का कॉस्ट है 7.77। यही ट्रिकी मैं बात कर रहा था। तो T1 बाय T2 क्या हो जाएगा? तो हम बोल देंगे 7.77 माइनस 7.26 होल डिवाइडेड बाय 7.26 माइनस 6.92। तो 7.77 माइनस 7.26 ये हो गया 0.51 और 7.26 माइनस 6.92 ये हो गया 0.34। तो 51 बाय 34, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 3:2। आई होप आपको ये समझ में आया। और इसमें ये ऑप्शन एक्चुअली गलत है, ये 3:2 होना चाहिए जी। 3:2 मुझे आंसर याद है, आपके बुक का क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में दे रखा है ICI के स्टडी मैट में, आप वहाँ भी देखोगे इसकी आंसर आ रही है 3:2। फिर से एक बार समझ लो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल सा लिया है मिक्सचर एलिगेशन का, जहाँ दो अलग अलग टाइप को मैं मिक्स करता हूँ। तो पहले वाले टाइप उसके सामने उसकी वैल्यू, दूसरे वाले टाइप उसके सामने उसकी वैल्यू, और बीच में एवरेज वैल्यू। फिर ये इक्वेशन हम लिख लेंगे, क्वांटिटी 1 बाय क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 क्रॉस में वैल्यू 2 माइनस एवरेज वैल्यू इंटू वैल्यू 1, और बस उसमें पुट किया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया। प्रपोर्शन के मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, करीबन 12-13 क्वेश्चन हमने बनाया है। आपके एक्सरसाइज में भी अच्छे खासे सवाल दे रखे हैं। सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।